हम कई बार क्यों सोचते हैं, भले ही लोगों के पास बहुत पैसा हो, वे एक औसत दर्जे का जीवन जीते हैं। और कुछ लोग जिनके पास कम पैसा होता है, दीर्घावधि में वे करोड़पति बन जाते हैं। हम सहमत हैं या नहीं, आज हम पैसे से संबंधित निर्णय ले रहे हैं। निकट भविष्य में उनका वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। तो क्यों न पैसे के मनोविज्ञान को समझा जाए और पहले प्रेरक का लाभ उठाया जाए। इसलिए हम पैसे के मनोविज्ञान की किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित यह पुस्तक मानव व्यवहार के लेंस के माध्यम से व्यक्तिगत वित्त की जांच करती है। यह एक सुप्रसिद्ध विषय पर एक नया रूप है। कई व्यक्तिगत वित्त पुस्तकें इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, शेयरों का चयन कैसे करें या पोर्टफोलियो कैसे बनाएं आदि। हाउसल का ध्यान लोगों और पैसे के बीच संबंध पर है। यह समझने के लिए कि लोग कर्ज में डूबे क्यों हैं, आपको ब्याज दरों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता है। पैसे के साथ अच्छा करने का थोड़ा संबंध इस बात से है कि आप कितने चतुर हैं, और बहुत कुछ इस बात से है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। इस सही व्यवहार में संलग्न है और आपके सफल होने की संभावना है। इसी तरह कोई भी मात्रा में बुद्धिमत्ता, जानकार या आंतरिक जानकारी आपको व्यवहार के गलत सेट से नहीं बचाएगी। पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में एक व्यक्ति के मानवीय व्यवहार या धन के प्रति दृष्टिकोण को उजागर किया गया है। कुछ व्यवहार सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं, जबकि अन्य विफलता की गारंटी देते हैं। यह पुस्तक कई अध्यायों में विभाजित है। कुछ पाठ हमें कुछ व्यवहारों के प्रति सावधान करते हैं, अन्य पाठ हमें लाभकारी आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन पाठों की सुंदरता यह है कि वे किसी के लिए भी सुलभ हैं। वे उच्च आय अर्जित करने वाले या कुलीन शिक्षा डिग्री वाले एकमात्र डोमेन नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने से धन के साथ आपके संबंध और व्यक्तिगत वित्त के संबंध में आपके दृष्टिकोण में सुधार होगा। यह मुश्किल नहीं है। हाउसल हमें विश्वास दिलाता है, वित्तीय समृद्धि के लिए केवल अनुशासन, धैर्य और कुछ रचनात्मक व्यवहार की आवश्यकता होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करने पर विचार करें और वीडियो को लाइक करें। आइए इस पुस्तक के 3 सबसे महत्वपूर्ण पाठों को विस्तार से समझते हैं। पैसे का मनोविज्ञान इस बात की पड़ताल करता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे घूमता है और कैसे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और भावनात्मक कारक हमारे वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ अधिक तर्कसंगत तरीके से कैसे सोचें और पैसे आने पर बेहतर निर्णय कैसे लें। हमारे वित्त हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर भी लोग शायद ही कभी इस विषय पर चर्चा करते हैं या खुद को इस विषय पर शिक्षित करते हैं। इस कारण से वर्षों में पैसे के बारे में कई धारणाएं और गलत धारणाएं सामने आई है। लोग सोचते हैं कि धन का होना भाग्य का परिणाम है, या यह कि अमीर लोग सभी उत्तराधिकारी हैं, या इससे भी बदतर कि धन केवल उन्हीं का है जो दुनिया को बाधित करते हैं या यहाँ तक कि शोषण करते हैं। यह सब गलत है। पैसा एक सार्वभौमिक संपत्ति है जो दुनिया में घूम रही है, और आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं यदि आप अपनी वर्तमान मानसिकता को बदलते हैं और धन वृद्धि की कुछ प्रथाओं को अपनाते हैं। सबसे पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति को स्वीकार करना होगा। पक्षपाती वित्तीय निर्णय आपके वर्तमान जीवन और आपके इच्छित जीवन के बीच के रास्ते में खड़े होते हैं। जब आपके वित्तीय निर्णयों की बात आती है, तो स्थिति, ईर्ष्या और आप सभी को नियंत्रित करने वाली अन्य भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मॉर्गन हाउसल द्वारा पैसे का मनोविज्ञान आपको सिखाएगा कि आप अपने वित्त को बेहतर बनाने के लिए आज से क्या कर सकते हैं। यहाँ पुस्तक से मेरे 3 पसंदीदा पाठ हैं। 1. लालची होना आपकी अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय गलती साबित हो सकती है। 2. पैसे के बाजार में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह आपकी सोच को धुंधला कर सकता है। 3. धन के साथ हमारे शुरुआती अनुभव बाद में हमारे वित्तीय निर्णयों को निर्धारित करते हैं। आइए अब इन पाठों पर विस्तार से चर्चा करें और देखें कि हम इनसे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। पाठ 1. जब आपके पैसे का प्रबंधन करने की बात आती है, तो इससे बेहतर है कि लालच को छोड़ दें। क्या आप एक लालची व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं। या कम से कम यही आप खुद को बताते हैं। हम सभी अपने बारे में ऊंचा सोचना पसंद करते हैं और अपने दुर्भाग्य को बुरी बाधाओं पर दोष देते हैं। यह 1877 में पैदा हुए शेयर बाजार के व्यापारी जेसी लिवरमोर का मामला है। 1929 में हुई कुख्यात बाजार दुर्घटना से पहले उन्होंने बाजार की गिरावट पर दांव लगाते हुए एक छोटी स्थिति ली। उन्होंने $100 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो आज के $1.6 बिलियन के बराबर है। हालांकि जीवन के लिए अपने धन का आनंद लेने के बजाय जीतने वाले व्यापार ने लिवरमोर को अजेय महसूस कराया। स्वाभाविक रूप से यह तब तक लंबा नहीं था जब तक कि उसने सभी गलत ट्रेडों को लगाकर जो कुछ भी कमाया था उसे खो दिया। अचानक गिरावट ने उसे किनारे पर धकेल दिया और आखिरकार उसने दुख की बात करते हुए एक रात अपना जीवन समाप्त कर लिया। समस्या यह थी कि उसकी सफलता ने उसे केक का एक बड़ा टुकड़ा भी चाहा, हालांकि उसके पास पहले से ही किसी की इच्छा से अधिक था। यहाँ शिक्षा यह है, लालची मत बनो और विनम्र होना सीखो। जब आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते थे या आपने अपने जीवन में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा किया है, तो आभारी होना सीखें, अपनी स्थिति बनाए रखें और वर्तमान का आनंद लें, हमेशा अधिक से अधिक की तलाश करने के बजाय। जब आप अपना सब कुछ खोने से डरते हैं, तो आप संभावित लाभ के लिए यह सब जोखिम में डालकर खुश नहीं होंगे। पाठ 2. ईर्ष्या जैसी प्रबल भावनाएं आपको गलत निर्णय लेने की ओर धकेल सकती हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि निवेश में समय लगता है। यहाँ तक कि वे अच्छे और बुरे के माध्यम से अपने निवेश से चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन फिर चूकने या ईर्ष्या करने का डर रास्ते में आ जाता है, कभी-कभी दोनों एक ही समय में। यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिस पर आप काम कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी यात्रा आपके जानने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग होगी, इसलिए किसी से अपनी तुलना करने या किसी की अधिक संपत्ति से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैकिन्से के पूर्व सीईओ रजत गुप्ता का ही उदाहरण ले। हालांकि वह एक मामूली पृष्ठभूमि से आया था और उसने इसे $100 मिलियन की निवल संपत्ति बना दिया था, फिर भी वह अरबपति होने के लिए वॉरेन बफेट से ईर्ष्या करता था। इस प्रकार उन्होंने अंदरूनी व्यापार किया, जो निवेशकों के लिए सबसे आम लेकिन खतरनाक वित्तीय अपराधों में से एक है, और इसके लिए उन्हें पर्याप्त जेल की सजा का आरोप लगाया गया। दूसरे शब्दों में, उसने ईर्ष्या को अपना सर्वोत्तम प्राप्त करने दिया और इसके लिए 1000 गुना भुगतान किया। क्या यह इसके लायक था? निश्चित रूप से नहीं। हालांकि उनका दुर्भाग्य बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान सबक के रूप में कार्य करता है। तर्कसंगत बने और जब पैसे की बात हो तो 2 बार सोचें। हमेशा अपनी भावनाओं को फिल्टर करें।
पाठ 3, हमारे जीवन के आरंभिक अनुभव हमारे वित्तीय निर्णयों को निर्धारित करते हैं। हम सब अलग तरह से बड़े होते हैं। क्या आपका बचपन 1800 में पैदा हुए किसी के समान था? 1900? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग वित्तीय संकट के समय बड़े होते हैं। अन्य लोग 30 वर्ष की आयु तक बुल मार्केट के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जैसे उन दो प्रकारों के बारे में बहुत अलग राय होगी कि एक अच्छी निवेश रणनीति में क्या शामिल है। क्या एक पोर्टफोलियो स्टॉक आधारित या बॉन्ड आधारित होना चाहिए, या कितना जोखिम लेने लायक है? हम सोच सकते हैं कि हमारे पास कोई छिपा हुआ पक्षपात नहीं है, लेकिन उल्रीके मालमेंडियर और स्टीफन नागल द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह साबित होता है कि जब लोग युवा वयस्क थे तब अर्थव्यवस्था कैसी दिखती थी, इसके अनुसार निवेश करते हैं। इस प्रकार उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव करने वाला व्यक्ति बॉन्ड को एक अच्छे निवेश के रूप में नहीं देख सकता है, जबकि कोई व्यक्ति जो अशांत समय से गुजरा है वह इसके विपरीत सोच सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने छिपे हुए पूर्वाग्रहों को स्वीकार करें ताकि उन्हें कम करने और बेहतर विकल्प बनाने में सक्षम हो सके। सामान्य तौर पर किसी भी वित्तीय निर्णय को हमेशा ध्वनि विश्लेषण, विश्वसनीय तथ्यों और नए दृष्टिकोण और रचनात्मक आलोचना के लिए खुले दिमाग से समर्थित होना चाहिए। इसके अलावा आपको रुझानों के अनुकूल होने और नए लोगों के अपने फोबिया को नष्ट करने की अपनी क्षमता पर काम करना चाहिए, भले ही यह आपके आंतरिक विश्वासों के विपरीत हो। मुद्रा बाजार व्यक्तिपरता, पक्षपात या आवेगी निर्णयों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। हड़बड़ी में किया गया निवेश वर्षों की बचत को खत्म कर सकता है, जबकि मूल्यवान निवेश आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को गति प्रदान कर सकते हैं।